स्मॉल कैप बैंक्स की बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। लास्ट वीडियोस में हमने लार्ज कैप बैंक्स को कवर किया, मिड कैप बैंक्स को कवर किया। दोनों ही सेगमेंट में पांच पांच बैंक्स हैं, लार्ज कैप में भी और मिड कैप में भी। बट स्मॉल कैप बैंक्स एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे अराउंड 13 स्टॉक्स, टोटल 13 बैंक्स जो हैं वो इस सेगमेंट में है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्स्ट परफॉर्मर, कि इन 13 बैंकों में सबसे वर्स्ट परफॉर्मर कौन सा है। सो सिटी यूनियन बैंक एक ऐसा बैंक है जिसकी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में ही नहीं, इनफैक्ट पिछले 1-2 साल में सबसे ज़्यादा ख़राब रही है। ना तो लोन ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, ना डिपॉजिट बुक ग्रोथ है, प्रॉफिट भी बहुत ही मीडियोकर हैं, एसेट क्वालिटी के नंबर लगातार ख़राब हो रहे हैं इस बैंक के, प्रोविजनिंग बढ़ती जा रही है। सो जिसकी वजह से बिज़नेस का ना तो करंट परफॉर्मेंस अच्छा है और आउटलुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। ऑल्दो मैनेजमेंट का ये कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में वो अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करीब 12-13% के आसपास की। बट अभी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एंड दैट्स द रीज़न कि अगर हम इस पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को देखें, जिसने पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छा रिवाइव किया है, पूरे सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट सिटी यूनियन बैंक एक ऐसा इकलौता ऐसा बैंक है जिसका स्टॉक भी बहुत ख़राब चला है। एंड ऑब्वियसली उसका मेन रीज़न ये है कि ओवरऑल बिजनेस ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्म किया है सिटी यूनियन बैंक का। सो सिटी यूनियन बैंक इज़ द वर्स्ट परफॉर्मर बैंक इन द नॉट इन द स्मॉल कैप, बल्कि अगर हम ओवरऑल पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को लें तो सबसे ख़राब स्टॉक या सबसे ख़राब बैंक जो है वो सिटी यूनियन बैंक है। देन उसके बाद दो सेगमेंट में मैंने डिवाइड किया है। एक जो बाकी के 12 बैंक्स हैं, एक सेगमेंट है जो कि हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, एवरेज है, गुड है। बाकी के जो दूसरा जो सेगमेंट है उसमें ऐसे बैंक्स हैं जिनकी करंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फंडामेंटली वो सारे बैंक बहुत अच्छी पोजीशन में है, एंड उनका आउटलुक भी अगले 2-3 साल के लिए बहुत अच्छा है। और अगर करंट मोमेंटम मेंटेन रखते हैं, सस्टेन रखते हैं सारे बैंक्स, तो अगले 2-3 साल में ये सारे के सारे बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये दो तरीके की कैटेगरी है बाकी के जो 12 बैंक्स हैं। पहली वाली कैटेगरी को अगर हम डिस्कस करें, जो जिनका परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मी एवरेज रहा है, सो उसमें टोटल 6 बैंक्स हैं। इसमें से मेनली ऐसे बैंक्स हैं जो एक साइकिल के फेस में अभी गुजर रहे हैं। एंड अगर एज एन इन्वेस्टर आप एक साइकिल प्ले करना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली साइकिल प्ले करने के लिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उन बैंक्स में कि वो करंटली किस पोजीशन में है, उस बिज़नेस के अंदर अभी चल क्या रहा है, आउटलुक क्या हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर में। सो अगर उस तरीके की पकड़ आपको है तो आप वो साइकिल प्ले कर सकते हैं। 6 बैंक्स हैं टोटल, जो जिनमें से 3 एक अच्छे साइकिल के फेज से गुजर रहे हैं, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैसा बैंक। ये तीनों बैंक बहुत अच्छे सिक्लिकल फेज में गुजर रहे हैं। इनका अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो करीब करीब 80%, 100% तक की प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है इन तीनों ही बैंकों की। देन इसके अलावा इस सेगमेंट में आरबीएल बैंक भी है, आपका डीसीबी बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है। इन तीनों की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, बट इनको मैंने एवरेज परफॉर्मर या गुड परफॉर्मर में वाली कैटेगरी में क्यों रखा है, उसका मेन रीज़न ये है कि इनका फंडामेंटली मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि अभी पूरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी कर रही है, तो बीइंग अ स्मॉल प्लेयर और पास्ट परफॉर्मेंस इनका बहुत ही ख़राब रहा है। सो अभी क्योंकि एक ख़राब परफॉर्मेंस से ये निकल रहे हैं और सेक्टर पूरा अच्छा कर रहा है, तो इनकी प्रॉफिट ग्रोथ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। बट अगर आपको किसी भी बैंक का या लैंडर का ये देखना है कि आने वाले टाइम में वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो उसके लिए आपको उनका ब्रांड आपको पता होना चाहिए कि ब्रांड की अवेयरनेस कितनी है मार्केट में, ब्रांड वैल्यू कितनी है, लोन ग्रोथ कितनी है, डिपॉजिट ग्रोथ कितनी है। ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन 6 बैंकों का अगर मैं देखूँ तो लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ या करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसे हम कहते हैं कासा बुक, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इन 6 बैंकों में से किसी का भी। एवरेज लोन बुक ग्रोथ है 10%, 15%। आरबीएल का सबसे अच्छा है इसमें से 20% के आसपास। बट आई रियली फील कि वो सस्टेनेबल करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर इन 6 बैंकों का अगर हम देखें तो इनकी जो गाइडेंस भी है मैनेजमेंट की, वो करीब 12% से 14-15% के आसपास की ग्रोथ गाइडेंस इनकी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है अपनी लोन बुक से। सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, जो कि एलिफेंट है इस बैंकिंग इंडस्ट्री की, सबसे बड़े बैंक्स हैं और इतना बड़ा बेस है उनका। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इतने बड़े बेस पे भी लगातार 15%, 18% की ग्रोथ कंटिन्यूसली रिपोर्ट कर रहे हैं हर क्वार्टर में, और उनका आउटलुक भी यही है कि इस ग्रोथ को वो मेंटेन करेंगे ईजिली। सो अगर एक स्मॉल बैंक है, एक छोटा प्लेयर है, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसकी ग्रोथ तो एटलीस्ट
बड़े बैंक से तो ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज आपका साइज़ बहुत ही छोटा है। सिर्फ 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 40-50,000 करोड़ की इनकी हार्डली बुक है इन सारे बैंक्स की। तो उनकी ग्रोथ, आई मीन मेरा ऐसा एज एन इन्वेस्टर मेरा ये एनालिसिस है कि इनकी ग्रोथ जो है वो उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। बट जो आउटलुक है इनकी मैनेजमेंट का वो सिर्फ 12, 13, 14, 15% के आसपास है। दैट्स वाई पर्सनली मैंने इन सारे बैंक्स को अभी की परफॉर्मेंस ठीक है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ, बट आउटलुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इन सारे बैंकों का। नाउ अब जो दूसरी कैटेगरी है, जो जिनमें 6 बैंक्स हैं और फंडामेंटली वो सारे के सारे बैंक बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं। अभी करंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फिर पिछले 1-2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और आने वाला आउटलुक भी इन 6 बैंक्स का बहुत अच्छा लग रहा है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोबेबली हम कह सकते हैं पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में पिछले 2-3 साल में सबसे अच्छा रिवाइव किया है इस बैंक ने। 3-4 क्वार्टर पहले मैं पर्सनली बोलूँगा कि मेरा जो एनालिसिस था इस बैंक के लिए वो काफ़ी हद तक गलत साबित हुआ है, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक साइकिल में तो ये अच्छा प्ले कर लेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बट सस्टेनेबली इस परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाना इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बट सरप्राइजिंगली बैंक की मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया। इनके जो बैड लोन्स थे, जो एनपीए थे, उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया। प्रोविजनिंग के नंबर ये लगातार बढ़ाते गए, एसेट क्वालिटी इनकी लगातार इम्प्रूव हुई है और ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ इन्होंने अपनी ग्रोथ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। 30% की ग्रोथ इन्होंने हर क्वार्टर में रिपोर्ट की है। देन डिपॉजिट ग्रोथ को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। मार्जिन्स इनके इम्प्रूव हो रहे हैं और प्रॉफिट ग्रोथ तो हम पिछले 2 साल से देख ही रहे हैं उज्जीवन का। हर क्वार्टर में 70%, 80% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। सो बहुत ही अच्छी पोजीशन में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक करंटली प्लेस है। देन दूसरा बैंक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगेन सेम कैटेगरी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि उनकी आरओई का जो नंबर है उनका वो 30% है करंटली, बट बैंक का कहना है कि आने वाले जो FY24 चल रहा है इसमें भी वो 21-22% के आसपास की आरओई को बहुत ईजिली अचीव कर लेंगे। एंड आरओई आपको रेयरली किसी भी बैंक का दिखेगा जो 20% या 20% के आसपास, भी बहुत ही कम ऐसे बैंक हैं जो अपनी आरओई को मेंटेन कर पाते हैं। बिकॉज बैंकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड है। आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। सो इन सारे रेगुलेशन के चलते बैंक्स के लिए एक 20% की आरओई को अचीव कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत कम ऐसे बैंक हैं जो कर पाते हैं, बट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लगातार सस्टेनेबल बेसिस पे 20-25% की आरओई को इन्होंने मेंटेन किया है और आउटलुक है इनका कि 20-21% की आरओई को ये आने वाले टाइम में मेंटेन रखेंगे। एक्विटास अगेन उसी कैटेगरी में आता है। एसेट क्वालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इन्होंने। सबसे बड़ा जो सेटबैक था एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ड्यूरिंग कोविड, आरबीआई ने जो गाइडलाइन दी थी बैंक्स को कि आपको अपने कस्टमर्स को जो आपको लोन रीपे नहीं कर पा रहे उन्हें डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं करना है, एनपीए डिक्लेयर नहीं करना है, उन्हें आपको रीस्ट्रक्चरिंग कैटेगरी में डालना है। सो एक्विटास आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 97% कस्टमर जो थे एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग वाला ऑप्शन चूज़ किया था कोविड के टाइम पे, और ये उस टाइम पे बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नंबर था और ये एक्सपेक्टेड था कि आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में एक्विटास का एनपीए नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इनकी एसेट क्वालिटी ख़राब होगी, जिससे ओवरऑल बिजनेस जो है, ओवरऑल ग्रोथ जो है इस बैंक की, उस पर बहुत बड़ा और बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। पर सरप्राइजिंगली एक्विटास ने अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से मॉनिटर किया, ग्राउंड लेवल पे उनकी इनकम को बहुत अच्छे से ट्रैक किया, इकॉनमी में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं एंड उससे उनके कस्टमर्स की इनकम पे किस तरीके का डेवलपमेंट आ रहा है या किस तरीके का डिक्लाइन आ रहा है, उसको काफ़ी अच्छे से मॉनिटर किया और कनेक्शन अपना बनाए रखा उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ में, जिसका रिजल्ट है कि आज के टाइम पे एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का बहुत ही अच्छी एसेट क्वालिटी के नंबर है। हम कह सकते हैं क्वाइट सिमिलर टू उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको एसेट क्वालिटी का उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास है, सिमिलर ऐसा एसेट क्वालिटी एक्विटास ने भी मेंटेन किया है पिछले 1-2 सालों में। जो 2 प्रॉब्लम लगती है मुझे एक्विटास की, एक तो उनका प्रोविज़न कवरेज रेशियो जो
आई थिंक 57 या 58% के आसपास है, बट मोस्ट ऑफ द बैंक्स का अगर हम देखते हैं आज के टाइम पे, उन्होंने 80%, इनफैक्ट उज्जीवन का तो 97% के आसपास का प्रोविज़न कवरेज रेशियो है। तो प्रोविज़न कवरेज रेशियो अगर एक बैंक का 80% 90% होता है, तो ये आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि कल को चल के अगर इकॉनमी में कुछ मेजर इशू होते हैं जिसकी वजह से आपके एनपीए के नंबर बढ़ जाते हैं, तो आपके पास प्रोविजनिंग है जो आपको उन एनपीए के नंबर से डील करने में हेल्प करते हैं, और आपकी प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है अगर आपका प्रोविजनिंग 70-80% 90% तक होता है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स इस नंबर को मेंटेन करते हैं, बट यही एक चीज़ है जो इक्विटास की मुझे आई मीन पर्सनली मुझे ठीक नहीं लगती, बिकॉज 57% का प्रोविज़न कवरेज रेशियो काफ़ी कम है। ऑल्दो मैनेजमेंट का ये कहना है कि आने वाले 1 से 2 साल में वो इस नंबर को बढ़ा के 70% तक लेके जाएंगे। सो लेट्स सी कि इस नंबर पे बैंक कैसा परफॉर्म करता है। अदरवाइज़ चाहे प्रॉफिट ग्रोथ हो, एसेट क्वालिटी का हमने डिस्कस किया, लोन ग्रोथ इनकी 35-36% है। कासा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक बैंक के लिए, चीप डिपॉजिट जिसे कहा जाता है, वो 38% है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मार्जिन्स अच्छे हैं, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है। सो बाकी सारे पैरामीटर्स पे ये बैंक लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन इसके बाद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है जो अभी लिस्ट हुआ आई थिंक 1-2 महीने पहले ही। ओवरऑल अगर इनका बिजनेस देखें तो ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्सपैंड किया है पिछले 1 से 2 साल में। मार्जिन्स अच्छे हैं, लोन बुक ग्रोथ भी अच्छी है, डिपॉजिट बुक ग्रोथ भी अच्छी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस उत्कर्ष की भी काफ़ी अच्छी है। आरओई नंबर अगेन उत्कर्ष का जो आरओई नंबर है वो भी 20% के आसपास है। कोविड के पहले ये आरओई नंबर था, देन कोविड में ये आरओई नंबर कम हुआ और अभी इन्होंने ये 20% का आरओई अगेन अचीव कर लिया है Q1 में। सो उत्कर्ष की मैनेजमेंट का भी कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा डिमांड है उनके लोन की, और जिस सेगमेंट में वो डील करते हैं वहाँ पे आउटलुक भी काफ़ी अच्छा है। सो उत्कर्ष एक और ऐसा प्लेयर है बैंकिंग स्मॉल कैप बैंकिंग इंडस्ट्री में जो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है इस टाइम पे। देन कम्स सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आई मीन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे छोटा बैंक है। रिजल्ट इनके अच्छा है, मोस्ट ऑफ द पैरामीटर में अगर हम देखें तो ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ तो इनका आई थिंक 6 गुना हो गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी, सिर्फ बैंकिंग नहीं, किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, कि मैनेजमेंट जो चीज़ गाइड कर रही है, अगर वही चीज़ वो डिलीवर कर रही है तो स्टॉक आपका ठीक ठाक करेगा। अगर उसको ओवर अचीव कर रही है तो स्टॉक आपका बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। बट अगर मैनेजमेंट उसको अंडर डिलीवर कर रही है, कमिट आपने ज़्यादा किया बट उसको आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप देखोगे कि स्टॉक जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा। स्टॉक का नियर टर्म में स्टॉक के ऊपर प्रेशर रहेगा। सो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का वही केस रहा है। मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स जो मैनेजमेंट ने गाइड किया था, लाइक 30-35% की लोन बुक ग्रोथ, एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट, देन प्रोविजनिंग के नंबर में इंप्रूवमेंट, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, बहुत सारी चीज़ों पे गाइड किया था बैंक की मैनेजमेंट ने, जो कि Q1 में मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स जो उन्होंने गाइड किया था उससे ख़राब परफॉर्मेंस रही है उनकी, एंड दैट्स द रीज़न कि हमने देखा स्टॉक उनका 180-185 के आसपास था, जो आज के टाइम पे 150-160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ये चीज़ अगेन उस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अगेन श्योर करती है कि अगर किसी भी बिज़नेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ये चीज़ पक्की है कि नियर टर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टॉक अच्छा नहीं करेगा। सो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, बट जो इन्होंने गाइड किया है उसके अकॉर्डिंग इन्हें अगेन स्टार्ट करना, परफॉर्मेंस डिलीवर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। देन लास्टली सेकंड लास्ट CSB बैंक। सो CSB बैंक एक बहुत ही अच्छे फेज से गुजर रहा है अभी। इनका 2030 विज़न जो है SBS सस्टेन बिल्ड और स्केलेबल, सो उस विज़न के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं, और अभी करंटली ये सस्टेनेबल फेज़ में है जहाँ पे ये अपने बिज़नेस का डिजिटल इंफ्रा बिल्ड कर रहे हैं, जो टाई अप्स कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के साथ में, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट
अपने कस्टमर्स को क्रॉस सेल कर पाएँ, जिससे इनकी अदर इनकम वाली जो रेवेन्यू का पार्ट होता है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। सो अभी एक अच्छे फेज़ से गुजर रहा है। 2025 से ये बिल्ड जो इनका फेज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे इनकी ग्रोथ बढ़नी स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। देन फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स ये एक स्केलेबल फेज़ में आ जाएंगे, जहाँ पे इनकी एक्सपेंशन काफ़ी अच्छी होगी, लोन बुक की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और कॉस्ट जो ओवरऑल है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो एक बहुत अच्छे फेज़ से गुजर रहा है। और अभी तक जिस हिसाब से हम इस बिज़नेस को ट्रैक कर रहे हैं, इस बैंक को ट्रैक कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में जैसा बैंक का डायरेक्शन है, जैसा बैंक की गाइडलाइन है, उस डायरेक्शन में ये बैंक परफॉर्म करता जा रहा है। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है CSB बैंक। लास्टली फिनो पेमेंट बैंक। सो ये एक पेमेंट बैंक है अभी तक, बट इंटरेस्टिंगली इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। सो आई थिंक अगले 1 से 1.5 साल में फिनो पेमेंट बैंक जो है RBI के अप्रूवल के बाद ऑब्वियसली एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक का जो बिज़नेस मॉडल है फिनो पेमेंट बैंक का काफ़ी यूनिक है। सबसे बड़ा एडवांटेज है इनके पास इनका जो कासा बुक है, जो कासा कस्टमर्स है इनके पास, इन्होंने बिल्ड किया है ओवर द ईयर्स पिछले 6-7 सालों में, वो इस बैंक का बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड फिनो पेमेंट बैंक का कहना है कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के बाद इनका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो कंपेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कंपेयर टू देयर कंपिटिटर्स, करीब 2 से 3% इनकी कॉस्ट कम रहेगी, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कासा कस्टमर्स हैं एंड इनका ब्रांड ऑलरेडी है रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में, जिसकी वजह से इनको ब्रांचेस ज़्यादा नहीं खोलने पड़ेंगे। बिकॉज बैंक्स में आपका मेजर खर्चा आता है जब आप ब्रांच ओपन करते हो, आप कस्टमर को डोर टू डोर सर्विस देते हो। रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे ज़्यादा खर्चा होता है, जिसकी वजह से बैंक्स की डे टू डे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। सो फिनो पेमेंट बैंक, क्योंकि उनके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं नहीं, एक एसेट लाइट मॉडल है, सो उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा फिनो पेमेंट बैंक के लिए। देन अभी तक वो सिर्फ डिपॉजिट ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। जब वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएंगे तो उनके पास लोन प्रोडक्ट रहेंगे जो वो अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में से काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो बाकी के NBFCs हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक से उनसे लोन लेते हैं। आई मीन अकाउंट तो उनका फिनो पेमेंट बैंक में है, बट जो लोन प्रोडक्ट है वो दूसरी इंस्टीट्यूशंस का लेते हैं। सो फिनो पेमेंट बैंक का ये कहना है कि जब उनका ट्रांजिशन हो जाएगा तो ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं ये उनके सबसे बड़े टारगेट कस्टमर्स होंगे, जिससे उनका कस्टमर जो कासा बुक है उसका रेवेन्यू तो आता रहेगा, ट्रांजैक्शन वाला जो बिज़नेस है वो वाला रेवेन्यू भी आता रहेगा, बट जो लोन प्रोडक्ट है पोस्ट देयर ट्रांजिशन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये लोन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फिनो पेमेंट बैंक को अपने रेवेन्यू को और ज़्यादा बढ़ाने में। सो एक बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है और पोस्ट देयर ट्रांजिशन एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा फिनो पेमेंट बैंक के पास में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इनके पास में, वो है कलेक्शन इंफ्रा को बिल्ड करना। बिकॉज बैंकिंग में या लैंडिंग बिजनेस में लोन देना काफ़ी आसान होता है, आप लोन ऑफ़र कर सकते हो, बट आपका बिज़नेस, आपका प्रॉफिट, आपकी इनकम टोटली डिपेंड करती है कि उस लोन को आप रिकवर कैसे कर पाते हो, उस लोन अमाउंट को आप टाइमली कलेक्ट कैसे कर पाते हो। उसके लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, डिजिटल इंफ्रा चाहिए, आपको डे टू डे ट्रैक करना पड़ता है कि बिकॉज आप एक लोअर इनकम ग्रुप वाले कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो जिनका क्रेडिट बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। सो आपको उनको ट्रैक करना होता है कि इकॉनमी में कल को कौन सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनसे उनकी इनकम पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एंड अगर इसमें किसी भी तरीके का फॉल्ट होता है सो उससे आपके NPA के नंबर बढ़ते हैं एंड ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिट ग्रोथ को वो चीज़ इफेक्ट करती है। सो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा फिनो पेमेंट बैंक के लिए। बट इसके अलावा बाकी की जो चीज़ें हैं वो इस बैंक को हेल्प करेगी अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट करने में मार्केट में। सो ओवरऑल 6 बेस्ट प्लेयर जो हैं स्मॉल कैप बैंकिंग में, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, CSB बैंक, फिनो पेमेंट बैंक एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो ये 6 प्लेयर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही अच्छा परफॉर्म रहा है इनका पिछले 2-3 क्वार्टर में, और आने वाले टाइम में भी अगर ये इनका मोमेंटम मेंटेन रहता है
तो आई पर्सनली फील कि अगले 2 से 3 या 3 से 4 साल में ये अपने बिज़नेस को बहुत ही ईज़िली डबल कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए हमें ट्रैक करना पड़ेगा, बट करेंटली बहुत ही अच्छी पोजीशन में ये 6 के 6 बैंक हैं। सो इसके साथ हमने बैंकिंग सेक्टर का ओवरऑल एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। आने वाले वीडियोस में हम NBFCs, ब्रोकिंग बिजनेस, देन फुटवेयर सेक्टर, फैशन रिटेल सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर, FMCG सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स में जो बेस्ट परफॉर्मेंस हैं, बेस्ट स्टॉक्स है, उनका एनालिसिस करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।